क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से है। यहां पर आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, Mg, Al, फास्फोरस और सल्फर, और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले इनका ग्रुप देख लेते हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। Mg आपका सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, Al आपका 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, P आपका 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, नानी पापा अंशु सब बीमार, ब्रिंग आलू गाजर इन थैला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और सल्फर आपका 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन सल्फर से टीपो। आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर आपने वेरिएशन देखा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि इधर जाने पर रेडियस बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस की, फिर आपका Al की, फिर Mg की। लेकिन ये ऑर्डर होगा नहीं, होना ये चाहिए क्योंकि वेरिएशन के हिसाब से तो सबसे राइट मोस्ट पे सल्फर आ रहा है, लेफ्ट मोस्ट पे Mg आ रहा है। सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए, Mg की सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये होते हैं एक्सेप्शंस, ये चारों ही ग्रुप में एक्सेप्शन होता है। पहले ये दो ग्रुप का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो इन दोनों से तो डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों राइट में आ रहे हैं। तो पहले इन दोनों का एक्सेप्शन देख लेते हैं। 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में ये याद रखिएगा, 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप से हमेशा ज्यादा होगी, 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि 15 ग्रुप का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Np3 होता है। Np3 से क्या लेना देना है, ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है? आपका हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल को कंटेन करता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू Np4। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, आप स्टेबल से इसको अनस्टेबल बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल रहेगा। तो 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप में देखते हैं, सेकेंड ग्रुप और 13 ग्रुप में आपकी सेकेंड ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी 13 ग्रुप से। अब यहां ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड ग्रुप का जो आपका जो वो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो NS2 होता है, इसका NS2 Np1 होता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप s ऑर्बिटल से निकालते हैं, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो कि मोर नियरर होता है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। तो 15 और 16 में हाफ फील्ड की वजह से 15 की ज्यादा होती है, तो ऑर्डर क्या होता है 15th 16th, फिर आपका सेकेंड और फिर आपका 13th। ये हमेशा याद रखिएगा। यहां क्यों? क्योंकि यहां s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है जो कि ज्यादा नियरर होगा, तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो डिफिकल्टी से निकलेगा। तो सबसे ज्यादा यहां पर आ जाएगा आपका फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर आपका आ जाएगा यहां पर Mg, और लास्ट में आपका आ जाएगा Al। ये ऑर्डर होगा, देख लीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि 15 और 16 में 15 की ज्यादा और सेकेंड और 13 में सेकेंड की ज्यादा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और मैंने यहां पर भी लिख दिया है आपका। यहां पर एक रिएक्शन करानी है आपको, हेक्स 3 आइनल दे रखा है, हेक्स 3 आइनल। उसकी सबसे पहले रिएक्शन करानी है NaBH4 से, फिर PbR3 से, फिर Mg से, और फिर CO2H3O+ से, और आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यहां पर हेक्स 3 आइनल दे रखा है, तो एक एक करके प्रोडक्ट बनाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आएगा। हेक्स 3 आइनल है तो पहले तो हेक्स 3 आइनल बना लीजिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHO। हेक्स है 1 2 3 4 5 6, ये अल है एल्डिहाइड, ये 1 2 3 4 5 6। हेक्स 3 आइनल ये आ गया। इसकी रिएक्शन सबसे पहले NaBH4 से, किससे? आपका NaBH4 से। NaBH4 से NaBH4 आपका होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसको रिड्यूस करता है? ये C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस तो कतई नहीं करता है,
ये स्ट्रॉन्ग से होते हैं, ये LiLH4 से भी नहीं होते हैं, NaBH4 से भी नहीं होते हैं। और ये किसको नहीं करता, ये ईस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता है। किसको रिड्यूस नहीं करता, ईस्टर को। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। किसको किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसको रिड्यूस करेगा किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल में। ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 OH। ये देखिए एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है ट्रिपल बॉन्ड को। अगर H2 निकल दे रखा होता तो रिड्यूस हो जाता है। H2 निकल क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। और इसका लिंडार कैटालिस्ट से भी होता है एल्काइन का, और आपका लिक्विड NH3Na से भी होता है। फिर वहाँ ट्रांस और सिस का केस भी आता है। लेकिन अभी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ। आगे PBr3 से रिएक्शन है, PBr3 PBr5 या SO2 SOBr2। इससे जो एलिफेटिक OH होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, Br से। एलिफेटिक OH किससे रिप्लेस हो जाता है आपका, Br से। एलिफेटिक OH किससे रिप्लेस होगा, Br से। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन के बाद ये आ रहा है। थर्ड रिएक्शन इसकी Mg से, देख लीजिए Mg से रिएक्शन कराते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 Br। इसकी रिएक्शन Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये Mg से रिएक्शन आपने पढ़ रखी होगी, यहां बनेगा ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड बनेगा। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए। इस रिएक्शन में ड्राई ईथर का क्या काम है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम है, जिससे कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन वाटर से ना हो। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे ना हो, वाटर से ना हो। ठीक है, Mg से रिएक्शन है तो ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड कैसे बनेगा आपका, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 MgBr, MgBr। ये देख लीजिए ये ग्रिग्नार्ड बन गया। अब इस ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो देखिए कैसे होती, प्लस यहां CO2 है, CO2 को इस तरह से लिख लीजिए। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस ये प्लस। CO2 में कोई एक कार्बन प्लस और कोई एक ऑक्सीजन को माइनस ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। यहां माइनस ले लिया मैंने, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। और ये CH2 किससे जुड़ेगा, ये CH2 जुड़ेगा इस C से। यहाँ ये CH2 इस C से जुड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड O रहा, यहाँ सिंगल बॉन्ड OMgBr आ गया। देख लीजिए ये माइनस पूरा ये प्लस से जुड़ा है, ये चीज पूरी ग्रिग्नार्ड की इस CO2 के O से जुड़ गई। ये डबल से क्या हो गया, सिंगल। आगे वाटर से करा देंगे, आगे आप वाटर से करा देंगे, वाटर से कराने पर यहाँ पर H आ जाएगा। तो क्या बन जाता है आपका, एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड। कंपाउंड क्या बनेगा आपका, देखिए CH3 CH2, अच्छा एक CH2 मैंने यहाँ कम कर दिया, ये CH2 भी आएगा क्योंकि यहाँ दो CH2 हैं, CH2 तो CH2 CH2 और COOH। तो कंपाउंड आपका बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 COOH, हेप्ट 3 आयनोइक एसिड। पहले क्या है, रिडक्शन है। देख लीजिए फिर से एक बार बता देता हूं, रिडक्शन है। रिडक्शन किसका होगा, एल्डिहाइड का, क्योंकि NaBH4 से है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, CH2OH आ जाएगा। PBr3 या PBr5 इनसे सबसे कराते हैं तो OH किससे रिप्लेस हो जाता है, Br से रिप्लेस हो जाता है। फिर इसकी रिएक्शन Mg से कराई तो यहाँ पर MgBr बन गया, ग्रिग्नार्ड बन गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। फिर CO2 से कराई तो किसी एक O को माइनस, चाहे इसको दे दिया चाहे इसको दे दिया, और C पे प्लस। ठीक है, C पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस वाला इससे जुड़ा, ये MgBr। वाटर से कराएंगे तो आपका एसिड बनेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, चेक कर लीजिएगा, आई होप क्लियर होगा। रिडक्शन, Br, ग्रिग्नार्ड और एसिड, देख लीजिए क्लियर होगा। स्क्रीन पर आ रहा है जो कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है।
यहां पर आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और एमाइलोज, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं। इनमें ये पूछा गया कि बीटा C1C4 लिंकेज किसमें है, बीटा C1C4, बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें है, क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स है, ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं, और ये एमाइलोज जो है वो स्टार्च का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, स्टार्च का, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, ठीक है। और इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। आपको C1C4 मतलब पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में होना चाहिए, और बीटा मतलब बीटा यूज हुए होने चाहिए। क्या यूज हुए होने चाहिए, बीटा। तो सुक्रोज में पहली बात तो C1C2 लिंकेज होती है, और किसके किसके बीच में होती है, अल्फा डी ग्लूकोज की पहले कार्बन, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन लेते हैं, और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है C1C2। तो सुक्रोज तो नहीं हो सकता। एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज आपके आपस में जुड़ते हैं, 2 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं, और यहां भी आपका C1C4 होती है। कैसी होती है आपकी, C1C4 लिंकेज होती है। कैसी लिंकेज होती है, C1C4 लिंकेज होती है। लेकिन आपको बीटा बताना है, यहां अल्फा अल्फा है। अब माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज में आपका माल्टोज में C1C4 होती है, और लैक्टोज में भी C1C4 होती है। पहले वाले में C1C2 होती है। C1C4 देखना, तो ये 2 ऑप्शन बचे, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में हो गया। अब इनमें बीटा एक में ही है, और वो है आपका लैक्टोज में। लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज लिया जाता है, गैलेक्टोज, जिसका C1 कार्बन, पहला कार्बन बीटा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ता है। किसके कार्बन से जुड़ता है, चौथे कार्बन से, C4। यहां C1C4 लिंकेज है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, लैक्टोज हो जाएगा। माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज में आपका अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में लिंकेज होती है, और वो भी C1C4 होती है, C1C4। बीटा केवल किसमें होती है, लैक्टोज में। अच्छा, ये दोनों डाइसैकेराइड्स हैं, और रिड्यूसिंग शुगर भी होती है। ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, और ये आपका नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है, नॉन रिड्यूसिंग और इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं इसको। एमाइलोज और इसमें क्या अंतर है, एमाइलोज और इसमें ये अंतर है कि एमाइलोज में कम से कम 200 से 300 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं, इसमें केवल 2 जुड़े होते हैं। इसमें 200 से 300, इसमें केवल 2। ये स्टार्च का पार्ट है। एमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड होता है, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। आपका चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का आपका न्यूमेरिकल है। आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां पर बोल रखा है कि 20 ml ऑफ 0.1 कैपिटल M NH4OH है। NH4OH आपको दे रखा है 20 ml ऑफ 0.1 कैपिटल M। इसको मिक्स किया गया है 40 ml 0.05 कैपिटल M HCl के साथ। ठीक है, आपको यहां पर बतानी है इसकी pH, साथ ही साथ आपको यहां पर Kb दे रखा है NH4OH का 10⁻⁵, और यहां पर लॉग की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट pH नहीं निकालने जाएंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन में रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन बनाते हैं, NH4OH की रिएक्शन हम कराएंगे HCl से। हमेशा पहले रिएक्शन बनाइएगा इस तरह के क्वेश्चन में। NH4OH आपका जो अमोनिया का बेस होता है, अमोनिया भी दे सकता है, इसकी जगह क्या दिया जा सकता है, अमोनिया भी दे सकता है। अमोनिया का बेस है, HCl से रिएक्शन कर रहा है, यहां पर बनेगा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और H2O। अब इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ये बना रहा है, 1 मोल ये बना रहा है। अब यहां पर पहले मिलीमोल्स निकाल लो। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में पहले रिएक्शन लिखो, फिर मिलीमोल्स निकालो। मिलीमोल्स निकालेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मिलीमोल्स के बराबर होते हैं, वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा।
20 इंटू 0.1, 20 इंटू 0.1 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 मिली मोल्स आ गया। इसके गिवन जो है आपको कितने गिवन है, 2 मिली मोल्स है, 2 मिली मोल। HCl के 40 इंटू 0.05, 40 इंटू 0.05, ये भी कितना आ जाएंगे, 2 मिली मोल्स। पॉइंट हटाया, यहां 100 बढ़ा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20, 20/10 मतलब 2 मिली मोल्स। इसके भी 2 मिली मोल्स हैं इनिशियली, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, आफ्टर रिएक्शन, अब इसका 1 मोल है, इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मिली मोल है, इसका 2 मिली मोल है, यहां कितना हो जाएगा, 0, यहां कितना हो जाएगा, 0, यहां 2 मिली मोल बनेगा इसका, और इसका 2 मिली मोल बनेगा। तो वाटर से तो हमें लेना देना नहीं है। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में रिएक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि यहां पर 2 केस बन सकते हैं। या तो ये बफर भी हो सकता था, ये क्या हो सकता था आपका, बेसिक बफर हो सकता था, या तो सॉल्ट है। अब यहां पर हमने चेक किया कि बफर है कि सॉल्ट है। अगर ये आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर लें, जैसे यहां 2 मिली मोल है, 2 मिली मोल है, कंप्लीटली रिएक्शन हो गई, कंप्लीट रिएक्शन हो गई, कंप्लीट रिएक्शन हो गई, कुछ भी बचा नहीं रह गया इधर रिएक्टेंट में, तो आपका NH4Cl 2 मिली मोल बन गया, मतलब केवल सॉल्ट बना। तो यहां पर एक तरह से आपको pH निकालनी है सॉल्ट की, pH किसकी निकालनी है, सॉल्ट की। लेकिन अगर यहीं पर इसके 3 मिली मोल होते, इसके 3 मिली मोल्स होते, इसके 2 मिली मोल होते, एज्यूम कीजिए, यहां पर मैं आपको केस दोनों ही बता दे रहा हूं, एज्यूम कीजिए इसके 3 मिली मोल होते, इसके 2 मिली मोल होते, तो ये आपस में रिएक्ट करते, इसका 2 और इसका 2 खत्म हो जाता, लेकिन इसका 1 बच जाता कि नहीं बच जाता, 1 मिली मोल बच जाता, यहां 0 बचता, यहां 2 बन जाता। अब इस केस में आपका यहां बफर बनता, यहां हम किसकी pH निकालते हैं, बफर की। क्यों, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा रिएक्शन करनी है। अगर ये एक दूसरे को कंज्यूम कर ले रहे हैं तो केवल सॉल्ट बनेगा। अगर आपका बेस का अमाउंट ज्यादा दे रखा है, किसका अमाउंट ज्यादा दे रखा है, वीक बेस का अमाउंट ज्यादा दे रखा है एसिड से, तो वहां पर आपका बेसिक बफर बनता, फिर वहां बफर लगाते। तो अभी तो खैर आपका सॉल्ट बन रहा है, ये दोनों केस मैंने बता दिए, क्योंकि रिएक्शन क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अब सॉल्ट का लगाते हैं, कौन सा सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका कि फॉर्मूला होता है pH बराबर 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, NH4Cl का, मोलैरिटी मतलब। pH बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, pH बराबर 7 माइनस हाफ, pKb निकालने जाएंगे, Kb से निकालेंगे, pKb बराबर माइनस लॉग Kb, यहां से Kb की वैल्यू रखेंगे तो pKb की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 की पावर -5 आगे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस, अब लॉग की वैल्यू यहां पे जब रखेंगे, C है कंसंट्रेशन है 2 मिली मोल्स, यहां मोल्स हैं 2, और टोटल वॉल्यूम 40 और 20 कितना हुआ 60, 2/60 मतलब 1/30, और log 1/30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, log 1 माइनस log 30, log 1 की वैल्यू 0 और log 30 की वैल्यू होती है 1.48, तो यहां से -1.48 आ जाएगी। log 1/30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.48, यहां पर रखेंगे, यहां पर कितना रखेंगे आप, 1/30 की आपने वैल्यू निकाली प्रॉपर्टी लगा के, log 1 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1.48, यहां जब सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस हाफ 5 प्लस 5 माइनस 1.48, इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर आंसर निकालेंगे। इन दोनों को घटाएंगे आपस में, कितना बचेगा 3.52, 7 माइनस हाफ इंटू 3.52, इसको डिवाइड कर लीजिएगा 1.76, तो 7 में से 1.76 जाएगा, तो तकरीबन आपका 5.24 आंसर आ जाएगा।
आगे कैलकुलेशन है, बस ये ध्यान रखिएगा। पहले तो आप रिएक्शन करा के देखेंगे, अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, दोनों के मोल्स बराबर आ जा रहे हैं, तो सॉल्ट का फॉर्मूला लगेगा। अगर बेस का ज्यादा होता है, बेस अगर आपका ज्यादा प्रेजेंट होता है एसिड से, तो वहां बेसिक बफर लगता, वहां बेसिक बफर का फॉर्मूला लगाते हैं। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, वो सॉल्ट पे डिपेंड करता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। 7 - ½ पीकेबी यहां से निकाला, लॉग सी कैसे निकालोगे, 2 मिलीमोल है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 और 40 60, 2/60 1/30, लॉग 1/30 की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये निकाली है, -1.48 यहां पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो आंसर आपका आ जाएगा 5.24। ये याद रखिएगा कि बफर है कि सॉल्ट है, कैसे देखना है वो जरूर देख लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लीजिए। इस सवाल में आपको बोला गया कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम को हम 393 केल्विन तक हीट करते हैं तो क्या बनता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, देख लीजिए। 393 केल्विन तक हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो जिप्सम पहले देख लीजिए, जिप्सम क्या है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है जिप्सम का। इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि एक बार इनके मॉलिक्यूल पर ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो 393 केल्विन से रिएक्शन करा रहे हैं, 393 केल्विन तक इसको अगर हीट करते हैं तो आपका पीओपी बनता है। पीओपी क्या होता है, CaSO4 इंटू ½ H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसको 393 से ज्यादा पे हीट कर दें, मोर देन 393 पर अगर हीट कर दें, 393 केल्विन से ज्यादा हीट कर दें। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे देगा, तो उसको भी याद रखिएगा। 393 केल्विन तक हीट हो रहा है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसमें कि आपका हाफ मॉलिक्यूल H2O के होते हैं, यहाँ 2 होते हैं या हाफ होते हैं। अच्छा अगर 393 से ज्यादा पर हीट कर देंगे तो यहां बनेगा आपका डेड बर्न प्लास्टर, CaSO4, इसको बोलते हैं, सारे मॉलिक्यूल H2O के हट जाएंगे, इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ये कब बनता है, जब आपका 393 से ज्यादा पर हीट किया जाता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें हाफ होते हैं, इसमें 0 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, पोर्टलैंड सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, उसमें जिप्सम और ऐड किया जाता है। आप देखते होंगे कई जब काम लगता है घर का तो मिस्त्री लोग मसाला बनाते हैं तो उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, जिससे वो आसानी से मसाला अच्छे से बन सके। तो ये याद रखिएगा, 393 तक प्लास्टर ऑफ पेरिस, 393 के ऊपर डेड बर्न प्लास्टर CaSO4, सारे मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएगा। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए आपको छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एनिलीन से रिलेटेड है। यहां पर एनिलीन का नाइट्रेशन कराया गया है, आपको प्रोडक्ट भी तीनों दे दिए हैं, तीनों ही प्रोडक्ट उन्होंने बना के दिए हैं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। अभी 3 प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए, एक तो ऑर्थो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इस पे कई बार रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी बनेगा, तो सारे कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन में एक चीज याद रखिएगा, ये बेस की तरह काम करता है, ये एसिड की तरह काम करता है। ये भी बता दूं, ये बेस की तरह है, ये एसिड की तरह है। अब ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। पहली बात तो इसमें यील्ड पूछी गई है कि सबसे ज्यादा कौन बनेगा, सबसे कौन कम बनेगा और बीच में कौन बनेगा। पहली बात तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी ये आपका बनाता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये है बेस, ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका बेस। एनिलीन क्या होते हैं, बेस होते हैं। और ये क्या है आपका एसिड, H2SO4 किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। ये बेस है, ये एसिड है। ये बेस जो है NH2, एनिलीन जो है आपका, जो आपका बेस है,
ये H2SO4 के H प्लस को यहाँ गेन कर लेगा और एनिलीनियम सॉल्ट बना लेगा NH3 प्लस। ये बेसिक है और H2SO4 ने अपना एसिडिक H प्लस रिलीज किया तो वो एनिलीनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? एनिलीनियम आयन। और इस प्लस चार्ज के कारण ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो मेटा बन क्यों रहा है? तो मेटा बनने का रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि कई बार वो सवाल आपसे ये पूछ देगा कि भैया मेटा डायरेक्टिंग तो है नहीं है लेकिन मेटा भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जा रही है, एनिलीनियम आयन बन रहा है और जिस पर प्लस चार्ज आता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब रही यील्ड की बात, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका पैरा ही बनेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा सबसे ज्यादा बनेगा, फिर मेटा बनेगा, फिर ऑर्थो बनेगा। पैरा मेटा ऑर्थो, पैरा बनता है 51%, मेटा बनता है 47 से 48% और ऑर्थो बनता है 2%। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, एनिलीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि वो AlCl3 से रिएक्ट कर लेता है, AlCl3 से रिएक्ट कर लेता है और यहाँ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे कि आपकी रिएक्शन आगे होती ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी डिटेल। यहाँ मेटा क्यों बन रहा है? मेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि एनिलीनियम आयन है। नाइट्रेशन में कौन एसिड कौन बेस? ये एसिड ये बेस। ठीक है, और एनिलीनियम आयन पे प्लस चार्ज है इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आपका मेटा जो है पैरा के बाद जो सबसे सिग्निफिकेंट बनता है वो मेटा बनता है एनिलीनियम आयन की वजह से। और यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन कभी नहीं देगा, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो जो है आपका AlCl3 के साथ जो है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होते। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। पैरा मेटा ऑर्थो, ये 51, ये 47 और ये तकरीबन 2%। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक के एक रिएक्शन से रिलेटेड है। पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो इसको करते हैं। यहाँ पर आपको बेंजीन दे रखी है, CH3 दे रखा है, O CH2 CH2 CH CH3 AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है विद इन द मॉलिक्यूल। चलिए करते हैं। आप लोगों ने अगर किया है तो प्रोडक्ट आप बता चुके होंगे, अब तक नहीं किया है तो चलिए सीखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक आध चीजें और बता दूंगा एक्स्ट्रा। AlCl3 के साथ रिएक्शन है। AlCl3 का रोल क्या होता है हमेशा ही कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यहाँ पर AlCl3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये Cl, ये Cl, ये Cl, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8, इसको 2 की जरूरत है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो इसके साथ जुड़ जाएगा। यही बॉन्ड क्यों ब्रेक किया? क्योंकि Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl को इलेक्ट्रॉन ले जाने क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या है? ज्यादा। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, ये बॉन्ड तोड़ा और किसके साथ जुड़ गया जाके? AlCl3 के साथ AlCl4- बन गया। एक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और Cl पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, लेकिन पीछे यहां पर क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, एक तरह से क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और इसको रिएक्शन करानी है कहां पर? आपको बेंजीन पर। बेंजीन जो खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है आपका। ये कार्बोकैटायन है, एक तरह से क्या है आपका? कार्बोकैटायन है। चेक कीजिए कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या हम 3 डिग्री बना सकते हैं? यहां से शिफ्टिंग करा के नहीं बना सकते, यहां से शिफ्टिंग करा के नहीं बना सकते। अगर 3 डिग्री बन सकता तो यहां शिफ्टिंग भी होती पहले। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। ये जो प्लस वाला कार्बन है ये इस पे अटैक कर देगा और यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा और क्या बन जाएगा आपका? देखिए बेंजीन, इससे क्या लगा है? O, ये CH3 इधर लगा रहेगा,
यहाँ पर O है, ये CH आपका यहाँ पर लगेगा। ये CH ने इस पर अटैक किया। क्यों इस पर अटैक किया? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके पास में पड़ रहा है। अगर ऐसे अटैक करने जाएगा तो बेंजीन इनको डिस्टॉर्ट कर देगा, तो बगल वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा। ये CH इससे जुड़ गया, CH के बगल में CH3, और CH3 CH से क्या जुड़ा हुआ? CH2, और एक और CH2, और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है? O से। देख लीजिए, इस CH ने इस कार्बन पे अटैक किया और यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये CH यहां जुड़ गया, CH से क्या जुड़ा था? CH3 जुड़ गया, CH2 और ये CH2 O से भी, और ये O बेंजीन से। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ शिफ्टिंग हो सकती, स्टेबल और बन सकता, तो यहाँ शिफ्टिंग भी कराते, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स है 14 ग्रुप से। यहां पर आपको C60 दे रखा है, C60 बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें कि आपके पेंटागन्स होते हैं और हेक्सागन्स होते हैं। पेंटागन्स होते हैं और हेक्सागन्स होते हैं। आपको नंबर ऑफ पेंटागन्स और हेक्सागन्स बताने हैं। C60 जो होता है वो एलोट्रॉप होता है, किसका? कार्बन का। C60 होता है, ऐसे एक C70 भी होता है। मैं दोनों ही में बता दूंगा क्योंकि C70 में भी पूछा जा चुका है। C60 में पेंटागन्स होते हैं आपके 12 और हेक्सागन होते हैं आपके 20। कैसे याद रख सकते हो? 12 पंचे 60, 20 छक्के 120। ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हो जाएंगे। कंफ्यूजन कहाँ आएगा? या तो 12 है या 20 है। 12 पेंटागन कैसे याद रखोगे? 12 पंचे 60 और 20 छक्के 120। तो 12 पेंटागन 20 हेक्सागन, या पेंटागन मतलब 5, तो यहाँ नंबर कम 12, यहाँ हेक्सागन 6 मतलब नंबर ज्यादा 20। ठीक है, तो 12 पेंटागन 20 हेक्सागन होता है। C70 में बता देता हूं, C70 में पेंटागन तो आपके 12 ही रहते हैं, पेंटागन आपके 12 ही रहते हैं, लेकिन हेक्सागन यहां पर बढ़कर 25 हो जाते हैं। इसमें 25 हेक्सागन होते हैं। इसमें 12 20, इसमें 12 और 25। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है, 12 और 20। याद कैसे रख सकते हो? पेंटा मतलब 5 लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर, 6 तो बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, देख लीजिए। यहां पर आपको 4 हाफ सेल दे रखे हैं, A B C D, और उनकी d/dt की वैल्यू दे रखी है। d/dt की वैल्यू दे रखी है सभी की, चारों की। इसकी 10 की पावर -4 दे रखी है, इसकी 2 × 10 की पावर -4, इसकी 0.1 × 10 की पावर -4, इसकी 0.2 × 10 की पावर -4। आपसे ये बोला गया है कि इन चारों में से ये बताइए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह किसको यूज हम कर सकते हैं आसानी से। तो यहां देख लीजिए, आपका d/dt क्या होता है? आपका सेल पोटेंशियल जो है, सेल पोटेंशियल आपने देखा होगा अगर नस्ट इक्वेशन से, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है देख लीजिए, ये नस्ट इक्वेशन में लिख रहा हूं। नस्ट इक्वेशन आपने कुछ इस तरह से पढ़ी होगी। ये देखिए टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई सेल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये d/dt जो प्रेशर के कांस्टेंट पे है, ये आपका ये बताता है कि सेल पोटेंशियल का वेरिएशन, सेल पोटेंशियल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना है। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही ये सेल पोटेंशियल वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उतना ज़्यादा ही इसमें वेरिएशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको लेना होता है जिसमें वेरिएशन कम आए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप उसको उस सेल को लोगे जिसमें वेरिएशन क्या आए, कम, जिससे कि वैल्यू क्या मेजर हो सके, एग्जैक्ट। अगर मान लीजिए किसी में वेरिएशन ज़्यादा है तो आप कभी भी वैल्यू सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो d/dt आपका क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए आपका d/dt क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस। तभी हम उस सेल को या इलेक्ट्रोड को वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर हम उसको
यूज कर सकेंगे। तो सबसे लेस इसमें कौन सा है आपका, सी है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। और किसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, आपको किसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, बी को यूज नहीं कर सकते, सी को करेंगे। ये याद रखिएगा, डी बाई डी टी क्या है, सेल पोटेंशियल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपका 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, यहाँ पर आपको फिनॉल की 2 रिएक्शन करानी है और इनके प्रोडक्ट बताने हैं। इजी सवाल है, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। फिनॉल की रिएक्शन करानी है, ये 2 रिएक्शन करानी है आपको और इसमें प्रोडक्ट बनाने हैं। इसमें एक तो नेमिंग रिएक्शन ही है, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, CH3NaOH, आपने पढ़ी भी होगी सभी ने, राइमर टीमन रिएक्शन है। अगर आपने सभी ने पढ़ी होगी तो राइमर टीमन रिएक्शन है ये आपकी। इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें बनेगा आपका सैलिसिलडिहाइड, बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने 12th में भी पढ़ी होगी। सैलिसिलडिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट होता है CCl2 कार्बीन। ये याद रखिएगा कि ये CCl2 आपका इंटरमीडिएट होता है। चाहे जब भी आपका CH3 रिएजेंट यूज किया जाएगा, तो वहां पर आपका इंटरमीडिएट CCl2 होगा। कार्बिल अमीन में भी यही आपका जो है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ बता दूं, अगर यहाँ CCl4 ले लेते तो ये आपका बेंजोइक एसिड बनाता है, यहाँ सैलिसिलिक एसिड बनता, क्या बनता, सैलिसिलिक एसिड। CCl4 के केस में यहाँ सैलिसिलिक एसिड बनता है, CCl4 के केस में वहाँ C-Cl3 आपका वो हो जाता है। तो ये रीमर टीमन है, यहाँ पर इंटरमीडिएट CCl2 होता है। कार्बिल अमीन के केस में भी CH3 लेते हैं तो वहाँ भी इंटरमीडिएट आपका कार्बिल होता है CCl2, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर CH3 की जगह CCl4 ले लोगे, अगर बाय चांस दे दिया, तो वहाँ प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जो कि कोल्बे प्रोसेस से भी बनता है। अब इधर देख लेते हैं, इधर मेजर प्रोडक्ट Br2 इन CH2 है। ध्यान से देखिएगा, Br2 इन CH2 है तो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर लगेगा, और इसमें पैरा वाला मेजर होगा। अगर यहाँ Br2H2O दे देता, पोलर मीडियम हो जाता। पोलर मीडियम में आपका इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, पोलर मीडियम में इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और नॉन पोलर में एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, जिसमें पैरा मेजर होगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, देख लीजिए और आप लोग कीजिए इसको। यहाँ पर आपको 4 गैसेस दे रखी है, CO2, O2, वाटर वेपर और आपको दे रखा है CH4। इन 4 में से बताना है आपको कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, इन 4 में से होती 6 है वो। इन 4 में से बताना है कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। ये ट्रिक है आपका, ये ट्रिक है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को याद रखने की। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मतलब ऑक्सीजन, O2, मीना मतलब मेथेन, Na मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कल मतलब, कल का मतलब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल मतलब H2O वेपर। और लगाना इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा। ओ मीना कल काजल लगाना। ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वेपर। तो इसमें ओजोन होती है, O2 नहीं होती है आपकी, ओजोन होती है, ओजोन O3 ओजोन होती है। यहां पर CO2 है, H2O है, CH4 है, लेकिन O2 आपका
ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है, O2 आपका ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है, O3 आपका ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। ये 6 होती हैं, O3, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वेपर। ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना। तो यहाँ पर आपका जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी है, CO2, H2O और CH4। और मीथेन आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग में भी होती है, फोटोकेमिकल स्मॉग में मीथेन पाई जाती है। तो ये तो स्मॉग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आपका ग्रीन हाउस गैस में भी आती है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। स्क्रीन पर पहला जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, पहला इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल है। यहां पर आपको बोला गया है कि एक रिएक्शन है A गिव्स आउट B की, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी हाफ लाइफ आपको दे रखी है 0.3010 मिनट, 0.3010 मिनट दे रखी है आपको हाफ लाइफ। और आपको निकालना है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल और टाइम t इक्वल टू 2 मिनट पर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, t हाफ इतना दे रखा है, 2 मिनट पर ये रेशियो निकालना है। तो देख लीजिए, लगाते हैं। फॉर्मूला आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन T log R0 बाय RT। यहां से log R0 बाय RT अगर हम निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, फिर R0 बाय RT भी निकल आएगा। लेकिन यहां पर अच्छा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो K बराबर 2.303 अपॉन 2 log R0 बाय RT। अब यहाँ K नहीं पता है हमें, तो K कैसे पता करेंगे, K का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ लाइफ से निकालेंगे। हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन K। ये इंटरचेंज कर लीजिए, K बराबर 0.693 को मैं ln2 लिख सकता हूं अपॉन K, ln2 को मैं लिख सकता हूं 2.303 log 2, K की वैल्यू आपकी दे रखी है यहां पर 0.3010 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये क्यों किया है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ln2 जरूर याद रखिएगा, इससे हमारी काफी सारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। log 2 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। K आ जाएगा आपका 2.303 मिनट इनवर्स, क्योंकि ये भी मिनट में था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग होंगी तो एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे। अगर ये सेकेंड में होता 120 सेकेंड, तो इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करते। फिर यहां पर आपने K बराबर रख देना है, K कितना आ गया 2.303 बराबर 2.303 डिवाइड बाय 2 log R0 बाय RT। ये कैंसिल, यहां से 2 बराबर आ जाएगा log R0 बाय RT। लेकिन आपको क्या निकालना है, R0 बाय RT निकालना है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर लिखा है y बराबर log x, तो वहां पर x बराबर हो जाता है 10 की पावर y। ये जो चीज होती है इसके बेस के पावर में चली जाती है। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में pH के केस में भी देखा होगा। तो यहां पर ये बेस 10 है, तो R0 बाय ये आपका हो गया एक तरह से y, ये हो गया x। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, R0 बाय RT बराबर 10 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 100। मेन चीज ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ ln2 क्यों कर लिया, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। इंटीजर टाइप आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां पर आपको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है ML2 3Cl, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ये मैं इस पे जोर क्यों डाल रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला गया है, इस पे इसलिए जोर डाल रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला गया है इसलिए जोर डाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 6 होती है, ये याद रखिएगा। टेट्राहेड्रल बोलता है या स्क्वायर प्लेनर बोलता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, ठीक है। इसकी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखनी है। इसका बोला गया कि 1 मोल
1 मोल जब AgNO3 से रिएक्ट करता है, 1 मोल जब AgNO3 से रिएक्ट करता है तो 1 मोल AgCl बनाता है। तो आपको ये जो L दे रखा है लीगेंड, इसकी डेंसिटी बतानी कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी बतानी है आपको कितनी होगी। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका 1 मोल इससे रिएक्ट करके 1 मोल AgCl बना रहा है। मतलब अगर रेशियो देखें तो 1:1 आ रहा है। इसका 1 मोल है तो इसके भी कितने मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो आपको ये पता होगा कि जैसे हम कंपाउंड बनाते हैं तो इस तरह से एक एंटिटी होती है, एक आपका काउंटर आयन होता है। तो जितने मोल AgCl बनते हैं, 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितने मोल AgCl यहाँ बनते हैं उतने ही Cl हम बाहर रखते हैं, बाकी के Cl अंदर रखते हैं। 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितने यहाँ AgCl बनेंगे उसको काउंटर आयन की तरह काम कराएंगे। तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 बन रहा है तो कितने Cl बाहर रखोगे आप, 1। 3 में से 1 बाहर रहेगा, 2 अंदर रहेंगे, यहाँ मेटल आ जाएगा और यहाँ L2 आ जाएगा। अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। मैंने बताया था 6 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से तो 2 आ जाएगी, बचे हुए इसकी वजह से कितनी आनी चाहिए, 4। लेकिन ये है कितने, 2। तो 2 लीगेंड है और कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करें, 4। तो उसके लिए उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बाइडेंटेट होना चाहिए, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, 2 होनी चाहिए। 1 अगर मान लो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होता तो 4 चाहिए होती, 2 यहाँ से आ जाती, 2 यहाँ से आ जाती, ठीक है। तो बाइडेंटेट होना चाहिए 2 के लिए। ये याद रखिएगा कि जितने मोल 1 मोल के रिस्पेक्ट में बनेंगे उतने Cl बाहर रहेंगे काउंटर आयन की तरह, बाकी के अंदर रहेंगे। देख लीजिए, आई होप क्लियर है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इंटीजर टाइप है, गैसियस स्टेट से रिलेटेड है। यहां पर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड। उसमें बोला गया कि रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का अगर हम वेरिएशन देखें प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो XBRT आता है। आपको यहाँ पर X बताना है कि X कितना आएगा, XBRT आता है तो आपको X बताना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैं आपको बता दूं 1 होता है, PV/nRT के बराबर होता है। ये 1 होता है आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए यहां पर 2 कंडीशन आती है। रियल गैस के लिए हाई प्रेशर पर इसकी वैल्यू जो रहती है, ध्यान से देखिएगा, Z बराबर 1 + PV/RT रहती है। P प्रेशर है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वंडरवॉल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू Z की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है हाई प्रेशर पर, क्योंकि कई बार वैल्यू पूछ दी गई है। और लो प्रेशर पर ये Z बराबर 1 - A/VRT होता है, अगर 1 मोल के लिए पूछा जाए। अगर n मोल के लिए पूछा जाए तो AN/VRT। V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, A वंडरवॉल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू <1 होती है लो प्रेशर पे। आपसे रियल गैस के लिए बात की गई है और हाई प्रेशर पर, ये हाई प्रेशर पे बताया गया है कि ये वैल्यू आती है अगर हम वेरी कराते हैं P से, तो आपको X बताना है। 1 हमेशा आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए ये 2 कंडीशन आएंगी। आपको काम किससे है, हाई प्रेशर से, तो हाई प्रेशर को एक साइड में ले लो 1 + PV/RT। अब आप इसका वेरिएशन करा दो, डिफ्रेंशिएट करा दो P के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पर P है तो P का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/VRT, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा V/RT। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ये याद रखिएगा, ये कई बार डायरेक्ट भी पूछ देता है, ध्यान से देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि इंटीजर टाइप है, ऑर्गेनिक का सवाल है। यहाँ पर आपको बोला गया फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं CaCl3KOH से, CaCl3KOH से कराते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है उसका जो प्रोडक्ट बनता है A, जो प्रोडक्ट बनता है A, उसमें आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, कार्बन की परसेंटेज निकालनी कितनी आएगी। फिनॉल की रिएक्शन CaCl3KOH से कराएंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है कितनी आएगी। तो पहले तो आपको ये प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, फिर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। ये रिएक्शन है आपकी रीमर टीमन,
अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी, रीमर टीमन रिएक्शन है। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट CCl2 बनता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, इस तरह से। अब इसमें आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है, तो इसका थोड़ा सा पहले फॉर्मूला सही से लिख लें। यहाँ OH है, C6 है, बेंजीन के 6, H कितने हैं, 4। वैसे बेंजीन में एक H यहां से हटा होगा, एक H यहां से हटा होगा, तो बचे कितने होंगे, 1 2 3 4, और क्या है, CHO है। अगर इसको एक साथ लिखें तो C कितने हो गए, 7, H कितने हो गए, 4, एक 5 और एक 6, H कितने हो गए, 6, O कितने हो गए, 1 और 1 2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर हो जाएगी, कितने आपके कार्बन है, 7 × 12 एटॉमिक मास, 7 कार्बन है, C का 12 एटॉमिक मास। अब इसका मोलर मास 7 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, और परसेंटेज निकालनी तो 100। यहाँ 84 × 100, यहाँ 84 + 6 + 32, कितना आ जाएगा आपका, 90 और 32 122, 84 × 100/122, यहाँ सॉल्व करोगे 61, यहाँ आ जाएगा 42, 4200/61, तकरीबन 70% के करीब कार्बन आ जाएगा। तकरीबन 70 से कम ही आएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अगर आप इंटीजर में लिखने जाओगे तो तकरीबन 70%, क्योंकि 60, इसको 60 ले लीजिए, इसको 4200 ले लीजिए, तो 70%। क्या किया है, पहले आपने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला है, फिर उसका इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है कि जिसका भी परसेंटेज पूछा जाता है उसका जितने भी एटम हो 7, उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई और नीचे मोलर मास से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि सोल्यूशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। AB एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ये बोला गया है कि 75% डिसोशिएट होता है। कितना परसेंट डिसोशिएट होता है, 75% ये डिसोशिएट होता है, 75%। आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी पूछी गई है इसकी, और आपको बोला गया है कि ये टेम्परेचर को राइज करता है, बॉइलिंग पॉइंट को राइज करता है, डेल्टा टीवी मतलब दे रखा है 2.5 केल्विन, और इसके लिए आपको Kb की वैल्यू भी दे रखी है 0.52 केल्विन पर मोलर। आपको मोलैलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। और ये बोला गया कि ये बॉइलिंग पॉइंट को राइज करता है, मतलब डायरेक्ट डेल्टा टीवी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो डेल्टा टीवी बराबर I × Kb × m, ये फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, डेल्टा टीवी कितना हो गया, 2.5, I × Kb 0.52, और यहाँ मोलैलिटी। I की वैल्यू क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बोला गया कि डिसोशिएट, इलेक्ट्रोलाइट भी बोला गया है। अगर ये 100% डिसोशिएट होता, 100%, तो I की वैल्यू सीधे ले लेते नंबर ऑफ आयंस के बराबर, जो कि हो जाती 2। लेकिन यहाँ 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा, 75% हो रहा है। तो यहाँ पहले अल्फा बराबर I-1/Z-1 से निकालेंगे I की वैल्यू। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो 75% दे रखी है, अल्फा ये दे रखा है, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 75/100 मतलब 0.75, ठीक है। जेड है यहाँ पर नंबर ऑफ आयन डिसोशिएटेड। अगर यही एसोसिएशन हो रहा होता, एसोसिएशन के केस में क्या कर देते, I-1/1Z-1, ये एसोसिएशन का केस होता। Z होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट, अगर डाइमर बनता तो 2, ट्राइमर बनता तो 3, लेकिन यहाँ क्या है, डिसोसिएशन है, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अल्फा कितनी है, 0.75, I निकालनी है -1। Z कितने आयंस में डिसोसिएट होगा, तोड़ोगे तो A+ और B-, 2 आयंस में तो 2 - 1, I-1 बराबर 0.75, I की वैल्यू आ जाएगी 1.75। यहाँ पुट करेंगे 2.5 बराबर 1.75 × 0.52 × m, डिवाइड कर दीजिए, m बराबर 1.75 × 2.5 डिवाइड बाय 1.75 × 0.52, पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 1000 बढ़ जाएगा,
25 सत्ते 175, अब 500, 26, 13 और यहाँ पर आपका 250, यहाँ ऊपर बचा 250 और नीचे बचा 13 सत्ते 91। अब इसको सॉल्व करेंगे, 91 और 250 सॉल्व कर लीजिए, 2 टाइम जाएगा पहले तो 182, यहाँ आ जाएगा 68, पॉइंट लगाएंगे 0, ये जाएगा तकरीबन 7 बार 637, यहाँ 3 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 2.73 के करीब आएगा, जिसको आप इंटीजर में लिखेंगे तो तकरीबन 3 आएगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये 100% डिसोशिएट होता तो आई की वैल्यू 2 लगाते और यहाँ नंबर ऑफ आयंस लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपका छठा इंटीजर टाइप आ रहा है जो कि आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मेसिटल ऑक्साइड में जो है सी सिग्मा बॉन्ड सी पूछे गए हैं, सी सिग्मा बॉन्ड सी पूछे गए मेसिटल ऑक्साइड में। तो मेसिटल ऑक्साइड क्या होता है? मेसिटल ऑक्साइड कॉमन नेम है 4 मिथाइल पेंट 3-ene-2-on का, या केवल पेंट 3-ene-on भी लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। मेसिटल ऑक्साइड ये कॉमन नेम है किसका? 4 मिथाइल पेंट 3-ene-on का। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है, ओन मतलब डबल बॉन्ड हो, यहां CH3। अब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड और 4 पर मिथाइल, ये CH3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। कीटोन है, इसके रिस्पेक्ट में ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड और यहां पर आपका CH3 4। अब C सिंगल बॉन्ड C पूछे गए कितने आते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया, 3-4 बार ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C कितने हैं, देखिए C सिग्मा बॉन्ड C 1, ये मैं पहले हटा दूं नंबरिंग, तो ये हटा दूं, 1, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। तो C सिग्मा बॉन्ड C यहाँ पर 5 है। C डबल बॉन्ड C मतलब पाई बॉन्ड आपका कितना है? पाई बॉन्ड आपका 1 है। अगर C डबल बॉन्ड C की बात करें या टोटल पाई बॉन्ड की बात करें तो टोटल पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल पाई बॉन्ड 2 हैं। और अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड बनाने तो आपको H वगैरह बना के फिर उसको ओपन अप करना पड़ेगा और उस तरह से बनाएंगे। तो मेसिटल ऑक्साइड जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि इंटीजर टाइप है, इनऑर्गेनिक का है, P ब्लॉक से है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लीजिए, पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए, आप भी पढ़ लीजिएगा। यहां पर आपको बोला गया है कि Cl2 की रिएक्शन जब हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से कराते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से कराते हैं तो आपका X और Y बनता है। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और ये डिपेंड करती है कि आपने NaOH कैसा लिया है। अगर यहाँ कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लोगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH अगर आपने लिएगा तो आपका प्रोडक्ट अलग बनेगा। अच्छा, यहाँ पर X और Y बनता है क्वेश्चन में। X की रिएक्शन आप कराते हो AgNO3 से तो आपको व्हाइट PPT मिल जाता है AgCl का। आपसे Y में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताओ Y का, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताना है Y का, ठीक है। तो Cl2 की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से X प्लस Y बन रहा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड से है तो प्रोडक्ट अलग बनता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट से होता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड से जब होता है तो यहां प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोरेट। और अगर कोल्ड और डाइल्यूट से बनाते हो तो दो प्रोडक्ट तो सेम बनते हैं, NaCl और H2O, लेकिन साथ में बनता है NaClO। यहाँ जो मेन प्रोडक्ट NaCl H2O बनता ही बनता है, साथ में क्या बनता है? NaClO, सोडियम हाइपोक्लोरेट, जो आप लोग यूज करते हो कहाँ? इसको आप लोग यूज करते हो हाफमान ब्रोमामाइड में और हेलो फॉर्म में। याद कर लीजिए, ब्रोमामाइड और हेलो फॉर्म में, दोनों में।
ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का मेरा अपना तरीका है, कंसंट्रेटेड NaOH है, O की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ NaClO3 बनेगा, यहाँ NaClO बनेगा क्योंकि डाइल्यूट है। ठीक है, अब आपका X और Y क्या है ये पहचानने के लिए, ये दोनों में से कोई भी X हो सकता है, कोई भी Y हो सकता है। तो यहाँ AgNO3 से जब रिएक्शन करा रहे हो तो NaCl रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन जो है वो रिएक्ट करता है AgNO3 से, AgCl प्रोड्यूस करता है। यहां से तो ClO3 माइनस जनरेट होगा और Cl माइनस, तो Cl माइनस आपका AgNO3 से रिएक्ट कर सकता है, ClO3 माइनस नहीं। तो Y क्या हो गया आपका NaClO3, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूं ClO3 माइनस। ध्यान दे लीजिए, यहां पर अगर कंडीशन डिफरेंट तो प्रोडक्ट डिफरेंट। अब यहां X और Y कैसे पहचाना, AgNO3 से रिएक्ट कर रहा हो तो AgCl बन रहा है, जो कि क्लोराइड आयन की रिएक्शन है, क्लोरेट आयन की नहीं, क्लोराइड आयन की। तो NaCl है आपका X, Y है NaClO3, जिसको मैंने ClO3 माइनस लिखा है। इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, MOT से नहीं निकाल सकते, MOT से निकाल नहीं सकते। MOT से क्यों नहीं निकाल सकते, MOT से निकालने जाओगे तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, क्योंकि वो 20 से ज्यादा के लिए नहीं होती, यहां लगाओगे तो 17 + 48 + 1 तकरीबन 66 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ClO3 इस तरह से बनेगा माइनस के साथ। तो इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 3 है, तो 5/3 मतलब कितना आ जाएगा 1, 2 बचा 6, तो 1.67। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, और ये आपका कंडीशन पर डिपेंड करती है रिएक्शन, ये जरूर याद रखिएगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर करते हैं। आपको इंटीजर टाइप है, ZnOH का होल ट्वाइस दे रखा है, इसकी आपको सॉलिबिलिटी निकालनी है। एक्चुअली दे रखी है सॉलिबिलिटी X × 10⁻⁻20 मोल पर लीटर, मोलर सॉलिबिलिटी है। आपको X की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसमें डिसॉल्व किया गया है, इसको डिसॉल्व किया गया है 0.1 मोलर NaOH में, और KSP की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻20। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप ZnOH का होल ट्वाइस को ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक कर लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, Zn2 + 2OH माइनस, ये सॉलिबिलिटी S, ये 0, ये 0, यहाँ 0, ये S, ये 2S। ये जब 1 है, ये 1 है, लेकिन ये 2 है, तो इसको 2S लिख दिया। KSP लिखने जाओगे इसके लिए, तो KSP बराबर लिखोगे Zn2 + की पावर 1, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, इंटू OH माइनस का स्क्वायर। लेकिन यहां कॉमन आयन इफेक्ट भी आएगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्यों आएगा, ये OH यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, NaOH भी तो ब्रेक हो रहा होगा, NaOH भी ब्रेक होगा, Na + OH माइनस में 0.1 है, 0.1 ले लिया, 0 0 0 0.1 0.1। अब KSP में कंसंट्रेशन रखने जाओगे तो KSP में कंसंट्रेशन रखोगे तो S की पावर 1, यहां आएगा 2S + 0.1 का स्क्वायर। 2S + 0.1 क्यों, यहां से 2S आ रहा है, यहां से 0.1 आ रहा है। OH माइनस जो है आपका 2S तो आ रहा है ZnOH के होल ट्वाइस से, और 0.1 आ रहा है आपका इससे, तो 2S + 0.1 लग दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, S जो होता है सॉल्बिलिटी फैक्टर, वो हमेशा 0.1 से या 1 से बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 ले सकते हैं, तो KSP आ जाएगा 2 × 10⁻⁻20 बराबर S × 0.1 + 0। यहां मल्टीप्लाई नहीं है, पूरा 0 नहीं होगा,
पूरा 0 नहीं होगा, 0.1 प्लस 0 0.1 का स्क्वायर, यहाँ जब करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.1 s, यहाँ पॉइंट रहा है, यहाँ पॉइंट रहा है, ऊपर पहुँचेगा तो 2 इंटू 10⁻18 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम नेग्लेक्ट करेंगे और दोनों जगह से OH माइनस उठाएंगे, हमेशा ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, हमेशा ही। ठीक है, देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। इंटीजर टाइप आ रहा है जो कि आपका ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन से, यहाँ पर आपको एथिल इथेनोएट बोला गया है, एथिल इथेनोएट। इसकी रिएक्शन कितने मोल CH3 MgBr से कराई जाए जो आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बने, प्रोपेन 2 ऑल बने। एथिल इथेनोएट की रिएक्शन CH3 MgBr के कितने मोल से या कितने इक्विवेलेंट से कराई जाए जो आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बने। यहाँ O8 है, मतलब ये क्या है, ईस्टर है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ईस्टर है। ईस्टर का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथिल इथेनोएट है तो इथेनोएट मतलब CH3 COO CH2 CH3 और आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 1 2 3 CH3 CH3 2 पे ऑल और 2 पे मिथाइल, ये बनाना 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। रिएक्शन किससे है, ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड आपको दे रखा है, आपको बस मोल बताने कि कितने मोल लगेंगे। तो CH3 MgBr से रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड में आपको पता होना चाहिए ये माइनस ये प्लस। और एसिड डेरिवेटिव में, एसिड डेरिवेटिव में ईस्टर हो, एमाइड हो, एसिड हो, एसिड डेरिवेटिव में हमेशा याद रखिएगा, एसिड डेरिवेटिव में हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, COZ वाला, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बोनिल वाले, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो यहाँ ये प्लस ये माइनस, और ग्रिग्नार्ड में बताया ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इसको माइनस दे दीजिए, इसको प्लस दे दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3 प्लस CH3 CH2 OMgBr। क्या ये प्रोडक्ट बना? नहीं, कीटोन बन गई। 1 मोल कराने से आपकी कीटोन बन गई। आप अगला मोल से रिएक्ट कराओगे, एक और मोल से रिएक्ट अगर कराने जाओगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पे होती है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ ये माइनस ये प्लस, ये इसको दिया और ये इसको दिया, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 OMgBr और यहाँ CH3। ये कार्बन इस C से जुड़ा, ये कार्बन इस C से जुड़ा, यहाँ CH3 आ गया, ये OMgBr आ गया। यहाँ आप वाटर से करा देंगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ये प्रोडक्ट। लेकिन कितने मोल से कराने से? 2 मोल से कराने से। कितना आंसर आ जाएगा? 2। 1 मोल से अगर कराते हैं, 1 मोल से कराते हैं अगर ईस्टर की, तो आपका कीटोन बनती है। अगर कीटोन बना रहे होते तो 1 मोल लेते हैं और कीटोन के आगे करा दोगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन इंटीजर टाइप आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो कि केमिकल बॉन्डिंग से है। यहां पर आपको B2 का मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। B2 का मैग्नेटिक मूवमेंट आप MOT की हेल्प से निकालोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है μN+2। और कई लोग इस सवाल को गलत करके आएंगे जबकि बहुत इजी सवाल है। Bm N होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 तरह के होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होने चाहिए या 10 और 16 होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डायामैग्नेटिक के लिए, डाया के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इवन होने चाहिए एक्सेप्ट
10 और 16। पैरामैग्नेटिक के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होने चाहिए जो आपके मॉलिक्यूल में है, मॉलिक्यूल के, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होता है। अगर कोई डाया मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। पैरा में डेफिनेटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसमें दो केस बनते हैं। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक अनपेयर्ड आएगा, हमेशा एक अनपेयर्ड। लेकिन 10 या 16 है, 10 और 16 के केस में आपका एक अनपेयर्ड नहीं आता है, आपके 10 और 16 के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और 16 के केस में। तो यहां पर B2 है, B2 का चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन में 5 होता है, एक में 2 में कितने हो जाएंगे 10 है। तो सबसे पहली बात तो ये पैरा है, इसका म्यू 0 नहीं हो सकता, म्यू निकालने जाएंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 और 16 के केस में कितने होते हैं 2, तो यहां रखेंगे म्यू बराबर 2 प्लस 2, 2 ये 4 दूनी 8 अंडर रूट BM मतलब 2√2 और 2.82। अगर मान लीजिए ये 9 आ जाता, ये मान लीजिए 9 आ जाता, B2 प्लस होता, 9 आ जाता या 11 आ जाता तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते, या इवन आ जाता 10 और 16 के अलावा तो 0 होता। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ लीजिए, आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि Cr का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 3d5 4s1 होता है। तो ये तो आप सभी लोगों को जग जाहिर होगा कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यही होता है, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड की वजह से होना वैसे 3d4 4s2 चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कर देते हैं जिससे कि यहाँ 3d5 हो जाता है 4s1। सेम केस होता है कॉपर के लिए, कॉपर आपका 29 होता है, यहाँ पर 3d10 4s1 कर देते हैं। सेम केस आपका मोलिब्डेनम 42 के लिए होता है, यहाँ 4d5 5s1 कर देते हैं। और सिल्वर के लिए भी सेम केस होता है 47 4d10 5s1। यहाँ आपका जो है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ जो एक्सेप्शनल आपके एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है हालांकि यहाँ पर। अब दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, मे बी निगेटिव, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी निगेटिव हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है क्योंकि m, आपने सुना होगा m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो होता है वो -L2 + L होता है। एजुमोथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है जो कि क्या होता है -L2 + L। जैसे मान लीजिए L की वैल्यू अगर 1 है तो ये -1 0 + 1, तो निगेटिव भी हो सकती है। तो दूसरा भी आपका जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। ठीक है, एन की और एल की नहीं हो सकती, एजीमुथल क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, पहले दोनों सही है। तीसरा, ग्राउंड स्टेट में किसी की भी जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल की वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है। तीसरा आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका दे रखा है कि जब आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ग्राउंड स्टेट में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है अबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होता है, n+l पे डिपेंड करती है आपकी एनर्जी, और अगर n+l सेम आने लगे तो वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड करने लगती है। चौथा स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि टोटल नोड्स जो होते हैं वो n-2 होते हैं। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है।
जो टोटल नोड्स होते हैं वो आपके n-1 होते हैं, n-2 नहीं होते हैं। यहाँ 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। टोटल नोड्स आपके n-1 होते हैं, जिसमें दो तरह के नोड्स आते हैं। रेडियल नोड्स होते हैं आपके n-l-1 और एंगुलर नोड्स आते हैं आपके l। तो यहां देख लीजिए, पहले के दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, पहले के 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ आपका 2 दे रखा है। पहला क्योंकि एक्सेप्शन है, क्योंकि आपका हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। दूसरा m की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, क्योंकि l जो है वो ये -L2 + L होती है, तो निगेटिव हो सकती है। n और l की निगेटिव नहीं होगी, n और l की कभी भी निगेटिव नहीं होगी। m और s की निगेटिव हो सकती है। अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां पर मैंने नोट्स आपको बता दिए हैं कि इस तरह से देखे जाते हैं। तो A, B, C करेक्ट है। चलिए, आपका 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि आपका ऑर्गेनिक से है। यहां पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, देख लीजिए, और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। आपको पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड दे रखा है, पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसकी पहले रिएक्शन है SCHO बेस से, फिर CH3CH2Br NaS से, और फिर HIXS से आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पहले एक एक करके रिएक्शन करते हैं। आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए, मैं भी करता हूं। यहां पर पहली रिएक्शन देखिए, बेंजल्डिहाइड है और यहां फॉर्मल्डिहाइड है, और साथ में आपको बेस दे रखा है। क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। क्या दे रखा है? बेस। बेस की प्रेजेंस में या तो एल्डोल होगी या कैनिजारो होगी, और एल्डिहाइड है इसलिए कैनिजारो होगी, या फिर आपका जो है हेलोफॉर्म हो सकती है। तो चेक करते हैं। बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा H नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा H नहीं होता है। तो पहली रिएक्शन है आपकी क्रॉस कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो है, तो क्रॉस कैनिजारो में हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस कैनिजारो के केस में जब भी आपका एक SCHO होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। SCHO अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। बाकी कोई दूसरा होगा वो रिड्यूस होगा, उसका एल्कोहल बनेगा। यहाँ SCHO दे रखा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ये आपका रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रीजन भी बता दूं, मैकेनिज्म जब लिखते हो तो हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो। हाइड्राइड शिफ्ट कराना यहाँ पर ज्यादा पॉसिबल होता है, इस वजह से ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और ये हमेशा रिड्यूस, इसके साथ जो भी होगा वो रिड्यूस। तो यहाँ बनेगा बेंजीन CH2OH और ये OCH3 और साथ में HCO-, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। पहली रिएक्शन से ये बना, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में क्रॉस कैनिजारो। पहली रिएक्शन कौन सी है? क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, अब इसमें से एक इसको लोगे, आप इसको लेके चलोगे, क्योंकि प्रोडक्ट में जो है बेंजीन दे रखी है। आपका आंसर में ऑप्शंस में बेंजीन्स दे रखी है, तो ये यहीं छोड़ दीजिए। अब इसकी रिएक्शन है आगे, इन दोनों में पहचानोगे किसकी रिएक्शन है। ये इसकी रिएक्शन है, ये A मान लो, ये B मान लो, ये यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस में, ऑप्शंस देख लो, बेंजीन रिंग दे रखी, मतलब इसका यूज है, ये यहीं खत्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन, इसको मैं, इसकी रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्शन CH2OH OCH3, पहले NaS से कराइए। NaS से कराएंगे, सोडियम हाइड्राइड है, एक तरह से बेस, मेटल की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? मेटल की प्रेजेंस है, और ये आपका है एसिडिक। एल्कोहल्स कैसे होते हैं? आपके एसिडिक होते हैं। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर बन जाएगा आपका O- CH2O- Na+, सॉल्ट बनेगा। NaS से रिएक्शन क्यों करा रहे हैं? ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी O- Na+, और ये OCH3 ऐसे रहेगा। अब आगे रिएक्शन करानी है आपको CH3CH2Br से। ये यहां से हटाए दे रहा हूं, ये आपको आई होप आपने लिख लिया होगा। अब ये जो आपका CH2O- है, CH2O- Na+, और ये OCH3, ये रिएक्ट करेगा CH3CH2Br से, और यहां होगी SN2 रिएक्शन। SN2 क्यों? ये है न्यूक्लियोफाइल,
और ये है आपका लीविंग ग्रुप। ये इस पर अटैक करेगा और इसको निकालेगा SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो आपका यहाँ पर बनेगा बेंजीन, यहाँ आ जाएगा OCH3, यहाँ आ जाएगा O, ये O जुड़ेगा इससे, ये इस O ने इस पर अटैक किया होगा और इसको निकाला होगा SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। O, अच्छा CH2 O CH2 CH3, ये O के साथ ये CH2 जुड़ा है, ये O के साथ CH2, इस O ने इस CH2 पे अटैक किया, इस CH2 से जुड़ गया CH3। आगे HI से रिएक्शन है, HI से रिएक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये ईथर है, ये क्या बन गया आपका ईथर, और ये भी क्या बन गया आपका ईथर। यहां सबसे पहले किसका अटैक होगा, H+ का अटैक होगा, सबसे पहले किसका अटैक होगा, H+ का अटैक होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, O+ H CH3, यहां पर H+ का अटैक सबसे पहले होगा, HI से रिएक्शन है, HI को मैंने ब्रेक कर लिया H+ और I- में, H+ अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, H+ आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। H+ एक बार इस O पर अटैक करेगा और एक बार इस O पर अटैक करेगा, क्योंकि एक्सेस में है तो दोनों जगह रिएक्शन होगी। O+ H CH3 और यहां पर CH2 O+ H CH2 CH3। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये अनस्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये भी अनस्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये H+ जब जुड़ा इससे तो इसमें प्लस चार्ज आ गया और इस पे भी प्लस चार्ज आ गया। यहां ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, ये बॉन्ड जब तोड़ोगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल होगा बेंजीन रिंग के द्वारा, और यहां पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये बॉन्ड तोड़ते बेंजीन वाला तो बेंजीन पे प्लस चार्ज आता, बेंजीन पे प्लस चार्ज आता तो वो कंजुगेट नहीं हो सकता था। तो आपका O+ वाला कौन सा बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां I- का अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बेंजीन CH2I और यहां बन जाएगा आपका OH। ये याद रखिएगा, जब भी आपका ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, देख लीजिए बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, देख लीजिए यहां जब H+ का अटैक हुआ तो इसमें प्लस चार्ज आया। अगर ये बॉन्ड तोड़ने जाते, ये बॉन्ड अगर हम तोड़ते तो प्लस चार्ज बेंजीन पे जाता और बेंजीन पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनता है, तो हमेशा यहां फिनॉल बनेगा। अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो फिनॉल बनेगा, और अगर CH2 के थ्रू जुड़ा है, क्योंकि यहां प्लस चार्ज आके ये स्टेबल हो सकता है, तो ये आपका CH2 वाला प्लस चार्ज बनेगा और यहां CH2 आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड फाइनल ये बनेगा। सबसे पहले क्रॉस कैनिजारो, फिर उसकी बेस से रिएक्शन करके यहाँ हमने जो है वो बनाया आपका सॉल्ट, और फिर सॉल्ट का अटैक हमने कराया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईथर बना, ईथर में एक बार यहाँ HI से रिएक्शन, यहाँ एक बार HI से रिएक्शन, और फिर आपका मेजर प्रोडक्ट बनाया है कार्बोकैटायन के थ्रू। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका CH2I बेंजीन के ऊपर और यहाँ OH। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि मेटलर्जी से है, जिसमें कि आपको 4 मेटल दे रखे हैं, आपका Al Ag Cu Na इस तरह से दे रखा है, और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है लीचिंग विद साइनाइड प्रोसेस से। लीचिंग विद साइनाइड प्रोसेस से किसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर आपने लीचिंग प्रोसेस पढ़ी होगी तो उसके थ्रू हम केवल 2 मेटल्स हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड, क्योंकि ये जो साइनाइड बनाते हैं वो सॉल्युबल साइनाइड बनाते हैं। कैसे साइनाइड बनाते हैं, सॉल्युबल साइनाइड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका सिल्वर। अगर गोल्ड दे रखा होता तो गोल्ड भी आपका आंसर हो जाता। इसकी आपने रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी, तो आई होप आपको क्लियर होगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि पॉलीमर चैप्टर से है। यहां पर आपको ब्यूना एन के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ब्यूना एन के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको 4 में से एक सही है, वो बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले तो ब्यूना एन जान लीजिए क्या होता है। ब्यूना एन होता है आपका सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर होता है, सिंथेटिक रबर होती है ब्यूना एन और ब्यूना एस।
इनके जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं ब्यूट 1,3 डाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका होता है ब्यूट 1,3 डाइईन और स्टाइरिन, स्टाइरिन। एस मतलब स्टाइरिन, एन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। दोनों ही सिंथेटिक रबर हैं। इसके अलावा आपकी जो है नियोप्रीन भी सिंथेटिक रबर होती है, नियोप्रीन भी आपकी सिंथेटिक रबर होती है। तीनों ही इलास्टोमर्स होते हैं, ये भी बता देता हूँ, तीनों ही इलास्टोमर्स होते हैं। ये दोनों कोपॉलीमर हैं। तो पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, क्या दे रखा है, क्या सही है क्या गलत है। तो स्टेटमेंट आपको पहला दे रखा है कि ये लीनियर जो है आपका लीनियर पॉलीमर है। ये लीनियर पॉलीमर नहीं होते, ये ब्रांच पॉलीमर होते हैं। ब्यूट 1,3 डाइईन का केवल नहीं है, ब्रांच पॉलीमर है पहली बात तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया कि ये ब्यूट 1,3 डाइईन और स्टाइरिन से मिलके बने हैं, नहीं, ब्यूट 1,3 डाइईन और स्टाइरिन का जो होता है वो ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है ब्यूट 1,3 डाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल से बने। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये होता है, ब्यूट 1,3 डाइईन का फॉर्मूला ये होता है। हाँ, तो ये इन दोनों से मिलके बना है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा पढ़ लेते हैं, एन मतलब नेचुरल। भैया ये नेचुरल रबर नहीं है, ये आपकी सिंथेटिक रबर है। एन का मतलब होता है कि इसमें एक्राइलोनाइट्राइल है, और एस का मतलब यहाँ होता है स्टाइरिन है। एस का मतलब स्टाइरिन, एन का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी तीनों गलत है। देख लीजिए, नंबर आ रहा है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ और फिर आराम से इसको करेंगे। और इस सवाल के लिए आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 मोल सिल्वर के दे रखे हैं, 3 मोल सिल्वर के दे रखे हैं। एन बराबर आपका 3 मोल दे रखा है, जिसकी सीपी दे रखी है। सीपी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 23 + 0.01 T दे रखी है। वेरिएबल सीपी दे रखी है, देखिए टेम्परेचर के फंक्शन में दे रखी है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं दे रखी है। और आपसे कहा जाता है कि इसका टेम्परेचर रेज होता है 300 से 1000 केल्विन। तो आपको इसकी एंथैल्पी बतानी है, एंथैल्पी कितनी होगी, डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा एच होती है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच बराबर आप रखते हैं जनरली एन सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ सीपी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। किसके टर्म में वेरी कर रही है, टेम्परेचर के टर्म में वेरी कर रही है। टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, ये एक फंक्शन दे रखा है वेरिएबल फंक्शन, किसका, टेम्परेचर का। तो यहाँ डेल्टा टी ना लगा के हम लगाएंगे डी एच बराबर एन सी पी डी टी, डी एच बराबर एन सी पी डी टी। यहाँ पर डी एच लेते हैं, डी एच को हम इंटीग्रेट वैसे करेंगे तो डेल्टा एच ही लेके चलते हैं, डी एच को डेल्टा एच, एन की जगह रखेंगे तो 3, सी पी किसका फंक्शन दे रखा है, टेम्परेचर का, तो 23 + 0.01 टी। यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, टेम्परेचर का फंक्शन है टेम्परेचर का, तो डी टी। और लोअर लिमिट कितनी है टेम्परेचर की, 300 केल्विन, और अपर लिमिट कितनी है, 1000 केल्विन। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, 3 को हम अलग ही ले लेते हैं, 3 की बात बाद ही में कर लेंगे। यहाँ इंटीग्रेट कीजिए तो 23 डी टी अलग, ये 300 और ये 1000, और ये प्लस 0.01 टी डी टी अलग, ये आपका 300 और ये 1000, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और 3 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, 3 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 23 बाहर आ जाएगा। अब देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर 3 × 23 बाहर आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, 300 से 1000, ठीक है। 23, चलिए इसको 3 को सबसे बाहर ही रखिए, 23 टी, ये हो गया, ये पूरा एक ब्रैकेट ले लीजिए। 0.01 टी का इंटीग्रेशन 0.01 टी स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 300 से 1000। अब यहाँ क्या कीजिए, जैसे यहाँ 23 बाहर लिया था,
23 बाहर लिया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 700, 1000 माइनस 300, यहाँ 0.01 डिवाइड बाय 2 बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर है मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ लगा देंगे तो देखिए 3 इंटू 23 इंटू 700 प्लस 0.01 बाय 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ 700 इंटू 1300, यह आ जाएगा 91, 1 2 3 4, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी 700, ए प्लस बी 1300। अब यहाँ पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ाओगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 3 इंटू 23 इंटू 700 प्लस ये 9100 बटे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 की 7 थी, 21 7 दूनी 14, 16,100 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होके यहाँ डिवाइड होके ये आ जाएगा 4550। आई होप तो ये दोनों मिला के तकरीबन आपका देख लीजिएगा ये 20,650 के करीब आएगा, 20,650 इंटू 3, तो ये तकरीबन आपका 62 किलो जूल के करीब आएगा। देख लीजिएगा यहाँ इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि ये वेरिएबल है टी के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन में ये 23 बाहर ले लिया था, dt का लगाया तो t अपर लिमिट 1000 माइनस 300 700 हो गया। यहाँ 0.01 बाय 2 बाहर ले लिया, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी कितना हुआ 700 और ये 1300। यहाँ पर 0.01 से पॉइंट हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये पूरा अंदर प्लस मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन है, काफ़ी आराम से कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो 20,650 आएगा अंदर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 62 किलो जूल के करीब आएगा। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया कि दो आपके जो है आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं, एक का हाइब्रिडाइजेशन बोल रखा है sp3 और एक का हाइब्रिडाइजेशन बोल रखा है dsp2। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर रखे हैं कि sp3 और dsp2 है। तो ये बताइए कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने अभी तक ये आंसर कर लिया होगा, बहुत इजी सवाल है। ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 कंडीशन होनी मस्ट है। सबसे पहली कंडीशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, सबसे पहली कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी इसमें 6 होनी चाहिए। 6 नहीं होगी तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, 6 होनी मस्ट है, मस्ट बी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6। दूसरा, इसके पास एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक भी बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि इसकी जो आपकी मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। मतलब जब इसकी मिरर इमेज बने वो एक दूसरे पर इम्पोज ना करे। जैसे ये हमारे दो हाथ हैं, ये आपके मिरर इमेज है, लेकिन इनको इस तरह से इम्पोज कराएंगे तो इम्पोज हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से कराएंगे तो ये एक दूसरे पे फिट नहीं बैठेंगे, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है sp3 dsp2, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में। और पहली कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए 6। तो क्या 4 वाले केस के लिए होगा? नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर ही कितना शो करेंगे 0 और 0। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और एक चीज और बता दूं, ट्रांस और सिस में सिस ऑप्टिकल आइसोमर होता है,
ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होती है। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। क्यों नहीं शो कर रहे हैं ये? क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होनी चाहिए। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। आपका 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि ऑर्गेनिक का ही है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पर मैं इसके सारे केस बता दूंगा, ठीक है। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, एक सॉल्ट दे रखा है, एमीन का क्वाटरनरी सॉल्ट दे रखा है, उसका इलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। अब मुझे कैसे पता कि इलिमिनेशन करा रहे हैं? प्रोडक्ट आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में आपको एल्कीन बना के दी है, चारों केस में क्या बना के दी है? एल्कीन। और वैसे भी ये क्वाटरनरी सॉल्ट है, इसकी लीविंग एबिलिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि एन पे कैसा चार्ज आ रहा है? प्लस। एन पे प्लस चार्ज उसको क्या करता है? अनस्टेबल करता है, तो ये बॉन्ड तोड़ के निकलना चाहता है। तो यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन बन रही है। आपको ये बताना है कि मेजर कौन है, माइनर कौन है, और सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा कि हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। एक आपका सेडजेफ प्रोडक्ट होता है और एक आपका हाफमान प्रोडक्ट होता है। सेडजेफ प्रोडक्ट आप जनरली जो है आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे किसी सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम से, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम से, वो एल्कीन मेजर होगी इलिमिनेशन में, वो एल्कीन मेजर होगी। हाफमान इसका अपोजिट होता है, हाफमान जस्ट अपोजिट ऑफ सेडजेफ होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ सेडजेफ। सेडजेफ के अकॉर्डिंग जो मेजर है वो हाफमान का माइनर है, हाफमान का माइनर प्रोडक्ट जो है, सेडजेफ का मेजर प्रोडक्ट, सेडजेफ का मेजर जो है वो हाफमान का माइनर है, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो हाफमान का मेजर है। सेडजेफ का माइनर वो हाफमान के अकॉर्डिंग मेजर है। अब हाफमान मतलब जो माइनर एल्कीन बनाओगे आप, माइनर एल्कीन जो बनाओगे वो आपका 3 केस में बनती है। माइनर एल्कीन जो आपकी होगी, मेजर जो बनेगी वो आपका 3 केस में बनेगी। मतलब हाफमान प्रोडक्ट बनाने की 3 कंडीशन होती हैं, एक्चुअली 4। पहला, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि लीविंग ग्रुप जो है वो आपका F हो। अगर फ्लोरोएल्केन हो, फ्लोरोएल्केन के केस में रिएक्शन हो रही है, उसकी लीविंग एबिलिटी बहुत पुअर होती है, तो वहां हाफमान बनता है प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट बनता है, हाफमान प्रोडक्ट मेजर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, बल्कीनेस ज्यादा हो बेस की, बल्कीनेस ज्यादा हो बेस की। यहां जो आपने बेस लिया C2H5ONA, अगर इसकी जगह मैं ऐसे ले लेता CH3CH3CH3O-Na+, इसकी बल्कीनेस ज्यादा हो तब भी आपका हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा, चौथा, ये जो लीविंग ग्रुप है ये बल्की हो, लीविंग ग्रुप है वो बल्की हो, जैसे कि आपका N+CH3 का होल थ्राइस, ये बल्की हो, तो ये जो छोड़ के जा रहा है ये बल्की ग्रुप हो, तब भी आपका हाफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? हाफमान प्रोडक्ट। और चौथा, अगर प्रोडक्ट बनने के बाद आपका कंजुकेशन आ जा रहा है, कंजुकेशन पॉसिबल है, डबल एल्कीन, 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं और उनमें कंजुकेशन आ जा रहा हो, तब आपका हाफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम मेजर डिसाइड करते थे सेडजेफ से, लेकिन इसका अपोजिट प्रोडक्ट भी मेजर हो सकता है जब ये 4 कंडीशन हो। या तो फ्लोरोएल्केन हो, फ्लोरोएल्केन के केस में रिएक्शन होगी तो आपका हाफमान वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, या जो बेस आप यूज कर रहे हैं उसकी बल्कीनेस ज्यादा हो, बहुत बल्की बेस आप यूज करें तो आपका हाफमान प्रोडक्ट मेजर बनेगा। जो लीव करके जा रहा है, जो लीविंग ग्रुप है, वो भी आपका बल्की हो तो आपका हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा? हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। और या तो कंजुकेशन, पहले से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जो दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा हो वो कंजुकेशन में जा रहा हो, तब आपका हाफमान प्रोडक्ट बनेगा।
तो यहां पर देख लीजिए बल्की ग्रुप है, ये बल्की जो छोड़कर जा रहा है ये बल्कीनेस है यहां पर। तो यहां हाफ मॉन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? हाफ मॉन प्रोडक्ट। यहां पर क्या करोगे, ये अल्फा हो गया, ये बीटा 2, एक बार यहां से H निकालो, एक बार यहां से H निकालो, प्रोडक्ट आपका एक बार बनेगा पेंटवनीन। पेंटवनीन बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक बार बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहां पर मेजर जो होगा, यहां पर वैसे सेटजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर होना चाहिए, सेटजेफ के अकॉर्डिंग, सेटजेफ मेजर ये, लेकिन हाफ मॉन के अकॉर्डिंग मेजर ये होगा। तो यहां हाफ मॉन लगा रहे हैं क्योंकि इन 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर होगी, लीविंग ग्रुप आपका बल्की है, इस वजह से यहां पर मेजर आपका ये होगा। पेंट 1 आपकी मेजर होगी, पेंट 2 आपकी माइनर होगी। ये याद रखिएगा, ये 4 कंडीशन बहुत जरूरी है, इन 4 कंडीशन को याद रखिएगा जरूर। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा। पर आ रहा है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहां पर आपको सीरियम दे रखा है, सीरियम 4। इसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट लिख के दिए गए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। सीरियम 4, ठीक है, सीरियम 4 मतलब Ce4+। ये लेंथेनाइड सीरीज में आता है, 4F में 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेंथेनाइड सीरीज में आता है। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देगा, ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सीरियम लेंथेनाइड जनरली वैसे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सीरियम भी आपका +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +4 में ये स्टेबल रहता है, लेकिन +3 भी ये शो करता है। +4 में स्टेबल क्यों रहता है? +4 में ये स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि इसके लास्ट में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है। लेकिन ये +4 ही शो कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन साथ ही साथ +3 भी शो करता है क्योंकि लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसके अलावा YV यूरोपियम ये +2 शो करते हैं, ये भी +2 शो करता है क्योंकि इसमें +2 फॉर्म में 4F14 आ जाती है, इसमें 4F7 आ जाती है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आ जाता है। सीरियम के केस में +3 और +4। अब आप ध्यान से देखिए, 4+ है, 4+ से ये 3+ में जा सकता है, 3+ में जा सकता है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देगा। ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये रेडॉक्स रिएक्शन दे सकता है। ये Ce4+ से Ce3+ में जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? रिड्यूस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन, मतलब किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्या ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम ये +4 शो कर सकता है, +4 से आगे नहीं जा सकता, +5 शो नहीं कर सकता, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता है। और इसके लिए E0 की वैल्यू भी देख लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से होती है, +1.74 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, तो ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। तो रेडॉक्स तो देगा डेफिनेटली, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देगा क्योंकि रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों नहीं हो सकता, केवल क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां पर 3 इक्वेशन दी हुई है जिनको मैंने पहले लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, आपका समय बचाने के लिए। आप भी पढ़ लीजिए, 3 इक्वेशन है, आपको ये 2 इक्वेशन की हेल्प से इस तीसरी इक्वेशन का केसी निकालना है। इस तीसरे इक्वेशन का केसी निकालना है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, तीसरी इक्वेशन में सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट साइड क्या है आपका? SO3 है, 2 मोल SO3 है।
इन दोनों इक्वेशन में ढूंढिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इनमें ढूंढिए SO3 कहाँ आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन में SO3 आ रहा है प्रोडक्ट साइड। चाहिए किधर? प्रोडक्ट साइड। है किधर? प्रोडक्ट साइड। 2 मोल चाहिए, 2 मोल है। तो दूसरी इक्वेशन में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रखना है। अब और क्या चाहिए? SO2 चाहिए। SO2 चाहिए किस इक्वेशन में? पहली इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? पहली इक्वेशन में। लेकिन दिक्कत एक है, दो है एक्चुअली। एक ये कि SO2 चाहिए रिएक्टेंट साइड, है किधर? प्रोडक्ट साइड। तो आप क्या करोगे? रिवर्स फर्स्ट इक्वेशन, जिससे SO2 जिधर चाहिए उधर आ जाए। तो SO2 गैस डबल गिव्स आउट S सॉलिड प्लस O2 गैस, और जब रिवर्स करते हैं तो Kc हो जाता है 1/10⁻52। नया Kc जो रिवर्स करने पे आता है वो 1 में चला जाता है। किस में चला जाता है? 1 में। अब क्या? SO2 जिधर चाहिए उधर आ गया, लेकिन कितने चाहिए SO2? 2 चाहिए। यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो रिवर्स किया है। तो 2 2 2 यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो Kc में वो नंबर पावर में जाता है। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/10⁻104। रिवर्स करने पर Kc बराबर 1/Kc हो जाता है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो Kc की पावर n हो जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको ये इक्वेशन चाहिए, सब कुछ SO2 इधर है, SO3 इधर है। अब इस इक्वेशन को इससे जोड़ दो तो 2 सॉलिड यहाँ पर है, 3 O2 गैस है, यहाँ पर आपका 2 SO3 गैस है, और इसका Kc है 10⁻129, क्योंकि इसमें जिधर SO3 चाहिए, जितना चाहिए वो है। अब जोड़ेंगे तो 2 सॉलिड से 2 सल्फर कैंसिल, 3 O2 2 O2, ये 2 SO2 आ जाएगा। 3 में से 2 गया आपका, 1 बचेगा इस तरफ, और इधर आएगा 2 SO3 गैस। जो इक्वेशन चाहिए थी वो आ रही है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है, इन दोनों को ऐड करके आ रही है। इक्वेशन ऐड होती हैं तो उनके केसीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो केसीज आ जाएगा 10⁻129 इंटू 10⁻104। आप ऊपर ले जाओगे तो केसी आ जाएगा 10⁻25। ये केसी की वैल्यू आ जाएगी। तीनों प्रॉपर्टी यूज हुई है। रिवर्स करोगे तो 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में, और 2 अगर इक्वेशन ऐड करते हो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आपका Kc मल्टीप्लाई में होता है। Kc बराबर K1 इंटू K2। देख लीजिए, आई होप क्लियर होगा।